नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशन को शेयर करें, जुड़े मेरे साथ। आप लोगों के लिए बेहतरीन सेशन लेकर मैं हाजिर हूं। आपके ग्रुप डी में जो भी पॉलिटी से अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, वो आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को प्रणाम। जल्दी से आप लोग आएंगे। हाँ जी, जितने भी मेरे मित्र यहाँ पर लाइव हैं प्लीज़ आ जाएं। आप लोग अपने मित्रों तक शेयर कर दें कि महत्वपूर्ण आर्टिकल की क्लास आज आप लोगों की होने वाली है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को लेकर जो आपके रेलवे ग्रुप डी में कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। मैं उन पर चर्चा करूँगा। मैं एक आर्टिकल से लेकर जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, करीबन 100 के आसपास, करीबन 100 आर्टिकल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ जाएं। 40 या 1 घंटे की क्लास होने वाली है, तो सभी साथीगण जल्दी जल्दी आएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को नमस्कार। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो आप लोग प्लीज़ सेशन को शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे। यहां पर देखिए, पहला आर्टिकल मैंने लिखा है कि अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 5 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है। मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ वही आर्टिकल लिए हैं जो मुझे लग रहा है कि यहीं से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहां पर एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। देखिए, आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? हम लोग जानते हैं संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। आप ये बताइए कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में कौन से आर्टिकल में वर्णन है? तो आर्टिकल 1 में। और इसमें जो राज्य दिए गए हैं वो राज्य कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 28 स्टेट हैं। कितने राज्य हैं? और यूनियन टेरिटरी स्टेट कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 8 हैं। कितने हैं? 8। कि अनुच्छेद 1 में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित राज्यों का जिक्र किया गया है। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आर्टिकल 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब जो नए राज्यों की स्थापना होगी या प्रवेश होगा, क्या यह भारत के क्षेत्रों से मिलाकर बनाया जाएगा या बाहर के किसी क्षेत्र को लाकर बनाया जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो बाहरी क्षेत्र होगा, जो बाहरी क्षेत्र होगा, उससे नए राज्यों का गठन किया जाएगा, नए राज्यों की स्थापना की जाएगी। बात आती है जैसे कि सर हम बात कर लें, सिक्किम को हमने जोड़ लिया था। सिक्किम को हमने 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से एक आर्टिकल जोड़ा था 2A। आर्टिकल 2A जोड़ा और उसमें हम लोगों ने सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दे दिया। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 किया गया, जिसमें 2A को समाप्त करके सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया। वो दो आर्टिकल 2 के तहत जोड़ा गया था। यहां है अनुच्छेद 3, राज्य का निर्माण, सीमाओं का नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन या नए राज्य की स्थापना। यहां पर हम क्या बात, नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना। अब बात यह आती है कि सर यहां भी नए राज्य की स्थापना है और आपने अभी बताया 2 में भी राज्य की स्थापना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर भारत के क्षेत्र में ही, संघ क्षेत्र से ही, भारत का जो क्षेत्र है संघ क्षेत्र से ही नए राज्य का गठन किया जाएगा। संघ क्षेत्र से, यानी कि एक राज्य से थोड़ा सा क्षेत्र ले लिया, दूसरे राज्य से थोड़ा सा क्षेत्र ले लिया, इन राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, या किसी राज्य, बहुत बड़ा राज्य, उसको छोटे छोटे भागों में बांटना। जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, है ना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना। अगर रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। कौन सा बना? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। अनुच्छेद 5 क्या लिखा हुआ है कि भैया संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके प्रारंभ से नागरिकता दी जाएगी। 5 पूछ लिया है, 6 पूछ लेगा। तो 6 में लिखा है भैया, 6 में क्या लिखा है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 मैं इंपोर्टेंट लेकर आया हूं जो मुझे लग रहा है कि ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं और यहां से आ भी रहे हैं। ठीक है जी।
कल ये पूछ लिया था, ये तो कल ही पूछा था, ये तो कल आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया था कि साहब विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है कि व्यक्ति की नागरिकता बनी रहनी। मेरी जो नागरिकता है वो नागरिकता बनी रहेगी। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 10 कहता है। क्या कहता है जी? आर्टिकल 10 कहता है। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी से आप लोग बेटा चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आप लोग लिख लें। मैं पीडीएफ इसकी डलवा दूंगा, मैं इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा। ठीक है, आप लोग समझते रहिए, है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं पीडीएफ इसकी डलवा दूंगा। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि सर 11वां अनुच्छेद क्या कहता है? लिखा है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का बना रहना या विनियम करना। इसको सिंपल सा मैं भाषा में समझा दूं, संसद द्वारा क्या किया जाएगा? संसद द्वारा कानून बनाना, नागरिकता से संबंधित कानून बनाना। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 11 में। किसमें? अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, एवं समान संरक्षण। अब बात यह आती है सर, क्या ये किसको मिलेगा? संरक्षण। ये भारत के लोगों को, विदेशियों को भी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल आप सनी गुप्ता बना सकते हैं माय डियर, बना सकते हैं। पीडीएफ इसकी मिल जाएगी बेटे हमारे जो एप्लीकेशन है वहां पर भी और टेलीग्राम ग्रुप पर भी। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, बहुत शानदार। तो हम लोग कहेंगे सर ये बताइए कि ये हमने कितने देशों से लिया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है और यूएसए से लिया गया है। आप कहेंगे ब्रिटेन से कौन सा भाग है? विधि के समक्ष समानता है और विधि के समक्ष समान संरक्षण। समानता तो लिए हमने कहां से? ब्रिटेन से। संरक्षण हमने लिया यूएसए से। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 ये भी पूछ लिया था, ये भी आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, ये भी आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछ लिया गया है। अब बात कर रहे हैं कि साहब लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। चलिए, तो यहां पर लिखा है भैया अनुच्छेद 16 कहता है कि सभी लोगों को बराबरी का अधिकार होगा सरकारी नौकरियों में। बिल्कुल मैं समझ सकता हूं जीएस थोड़ी सी टफ आ रही है, मैं मान रहा हूं बेटा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, खुद भी एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैंने कल भी लाइव जाकर बोला था कि पता नहीं ग्रुप डी में क्यों इतने हार्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। इतना हार्ड लेवल होना नहीं चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो इतना हार्ड लेवल होना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम है और डी लेवल पर इतना हार्ड पेपर बनाकर भेज रहे हैं। यूपीएसआई का भी इतना हार्ड जीएस नहीं आता है जितना ये ग्रुप डी में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? रीजन शायद ये हो सकता है कि संख्या कम है, फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए हैं, ये शायद हो सकता है। चलिए हम लोग बात करें कि सभी लोग बराबर होंगे, लेकिन 16 खंड 4 क्या कहता है? 16 खंड 4 कहता है कि जिन राज्यों में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व कम होगा, जिन राज्यों में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व कम होगा, उन राज्यों को जनसंख्या के आधार पर, उन राज्यों के द्वारा जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। लोक नियोजन में क्या किया जा सकता है मेरे भैया? लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों में नियोजन में क्या किया जा सकता है? आरक्षण दिया जा सकता है, रिजर्वेशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है भैया अनुच्छेद 17, यहां पर लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि किसी के साथ यदि छुआछूत किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, तो उसके लिए भैया दंड का प्रावधान है। और यह दंड का प्रावधान भैया आप लोग याद रखना कि 500 रुपए और 6 महीने भी हो सकता है। चलिए बिल्कुल बेटा, बिल्कुल
बिल्कुल देव जी, मैं बहुत ज्यादा डीप करा रहा हूं, वहां पर बहुत अच्छे से करा रहा हूं। शाम को 6-5 बजे जो पॉलिटी होती है एसएससी की, उसमें मैं बहुत अच्छे से करा रहा हूं, ठीक है। और यहां पर ये मैं इसलिए लेकर आया हूं कि भैया हो सकता है 1 घंटे की क्लास में आपके मैं इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल करा दूंगा कि आपके सभी आर्टिकल्स यहां पर कवर हो जाएंगे। बस आप लोगों को बने रहना है और सेशन को लाइक शेयर करना है, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 18 में लिखा है उपाधियों का अंत। किसका? उपाधियों का अंत। यहां पर मैं लिख देता हूं उपाधियों का अंत। उपाधियों की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, उपाधियों का अंत, ठीक है जी। उपाधियों का अंत की कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं करेगा। अब बात आती है कि साहब सेना के जो उपाधियां मिलती हैं, सेना या सैन्य से संबंधित सैन्य व विद्या की उपाधियों को छोड़कर यहां पर सम्मान मिलता है, उपाधियां नहीं होती। ये क्या होता है जी? ये सम्मान होता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19, वाक की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता हो जाएगी। किसकी? बोलने की फ्रीडम हो जाएगी, स्वतंत्रता हो जाएगी। राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन यानी कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार। अब भावना ऐसे नहीं कि कोई भी दिखाई दिया, गए और कह दिया आप मुझे बहुत अच्छी लगती, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। आपने संवैधानिक तरीके से बोल दिया। अब हो सकता है उसको असंवैधानिक लगा हो और उसने आपके गाल पे झड़ाक से संवैधानिक चांटा दे दिया हो, ठीक है जी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। किसकी? बोलने की स्वतंत्रता। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातें? चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 20 पर। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए दोषी नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं कहा जा सकता? दोषी नहीं कहा जा सकता। अच्छा, इसमें जो है 20 में भैया 3 खंड हैं, 20(1), 20(2), 20(3). ये मैं आपको समझा दूं। अनुच्छेद 20(1) में कहा गया है जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए दोषी नहीं कहा जाएगा। 2 में लिखा हुआ है कि एक अपराध के लिए उसे बार बार सजा नहीं मिलेगी। 20(3) में लिखा है कि उसको स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी अभियुक्त को, अभियुक्त इसलिए बोल रहा हूं, विक्टिम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है, अभी उसका अपराध प्रूफ नहीं हुआ है। तो अनुच्छेद 20 खंड 3 के तहत जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए उसे दोषी नहीं माना जाएगा। 20(1) में है, 20(2) में है अपराध, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं होगी। 20(3) में लिखा है कि उसे स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड लिबर्टी। अब हम लोग यहां पर बात कर अनुच्छेद 21 का। यह भी भैया आरआरबी ग्रुप डी में पूछ लिया है। आरआरबी ग्रुप डी में भैया प्रथम फेज में पूछा गया था, प्रथम फेज में यह पूछा गया है, ठीक है जी। 22, अनुच्छेद 22 देखिए 21(a) में क्या लिखा है? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। इसे कब जोड़ा गया? इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। कब? 2002 के द्वारा जोड़ा गया। लागू कब किया गया है? तो लागू किया गया है जी 1 अप्रैल 2010 में। कब लागू हुआ? राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि कुछ ऐसी स्थितियां होंगी जिनमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार किया जा रहा है तो क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है उसका कारण जानने का अधिकार है। अभियुक्त को अपनी मर्जी से वकील चुनने का अधिकार है। अभियुक्त को वकील की सलाह पर अपने बयान देने का अधिकार है और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को, किसी भी बच्चे को बेचना, उसका दुर्व्यापार करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना दंडनीय अपराध है। बलात्श्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर, किसी से जबरदस्ती काम कराना, पैसे ना देना, मजदूरी के रुपए ना देना, यह सब अनुच्छेद 23 के तहत आता है। और अनुच्छेद 23 भैया यहां पर इसके लिए क्या किया गया, यहां पर क्या कर दिया जाता है? आप कहेंगे सर इसके लिए
दंडनीय अपराध बनाया गया है, दंड की व्यवस्था की गई है। किसके लिए? दंड की व्यवस्था है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों का नियोजन पर प्रतिबंध। ऐसे कारखाने जो जहां जोखिम भरे हैं वहां पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रखा जाएगा। बच्चों को काम पर नहीं रखा जाएगा जहां पर जान का खतरा हो। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण प्रचार की स्वतंत्रता। अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानना, उसका प्रचार करना, उसकी सद्भावना में विश्वास करना, यह अनुच्छेद 25 में आता है। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता यह वो अनुच्छेद है जो किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिलता, बल्कि उसको मिलेगा जैसे कि कमेटी हो गई, मंदिर समिति हो गई, गुरुद्वारा समिति हो गई, मस्जिद कमेटी हो गई, है ना, चर्च कमेटी हो गई। उन लोगों को यह अधिकार मिलता है, किसी व्यक्ति विशेष को अनुच्छेद 26 नहीं मिलता। राइट टू एजुकेशन 2009 है बेटा। राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप। चलिए अगला है, यहां पर हम बात करेंगे जी, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 29। इसमें लिखा है अल्प वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्प वर्ग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो क्या है, माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए भैया यहां पर क्या होगा, माइनॉरिटीज के जो संरक्षण होंगे, जैसे कि उनकी भाषा को सुरक्षित रखना, उनकी लिपि को सुरक्षित रखना, ठीक है, लिपि को, और उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखना। ये किस में आता है जी? संस्कृति। ये किस में आता है? ये अनुच्छेद 29 में आता है। अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है? यहां लिखा है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। यानी कि जो शिक्षण संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, उनको संचालित करने, उनकी स्थापना करने और उन इंस्टीट्यूशन का प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 30 में दिया गया है। ठीक है जी, हाँ जी। 27 में बेटा कर से माफी है, यानी कि धार्मिक कर से माफी है। अनुच्छेद 28 में लिखा है कि किसी भी राज्य में, किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान जहां पर राज्य द्वारा पैसा आता होगा, उन राज्यों के द्वारा पैसे दिए जाने वाले शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। इसीलिए मदरसों को अधिकतर बंद कर दिया गया है, क्योंकि मदरसों में एक विशेष धर्म की शिक्षा दी जाती थी। अब हर जगह लगभग, चाहे वो बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है, विवादित पॉइंट है, लेकिन मैं इस पर नहीं बोलूंगा कुछ भी, तो वहां पर ये चीजें बंद कर दी गई हैं। अनुच्छेद 32 में लिखा है अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां अगर मैं इसको लिखूं तो आप लिखेंगे साहब इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आप लोग इसको लिख लीजिए जी, अधिकार। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि सर ये बताइएगा कि अधिकारों को परिवर्तित करने की जो शक्ति है, ये रिट जारी करने की जो शक्ति है, यहां पर क्या जारी किया जाता है? रिट। 5 रिट जारी कर दी जाती हैं, और रिट जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 139 में है। आगे पढ़ाऊंगा, लिखा है मैंने आगे। यहां पर लिखा है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ये डीपीएसपी में आते हैं। किस में आते हैं? डीपीएसपी में। पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आपको इसकी मिलेगी। ठीक है जी। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन संगठन। अच्छा, यहां पर एक और आ जाता है अनुच्छेद 48 ए। यहां पर हम बात करें कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या लिखा है? वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण से संबंधित मामले होंगे। किससे? पर्यावरण से संबंधित मामले यहां पर आएंगे। अनुच्छेद 48 ए, देखिए ये मुझे यहां लिखना है, मैंने यहीं लिख दिया, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 48 ए है
पर्यावरण तथा वन्य जीव संरक्षण की या वन्य जीवों की रक्षा। देखिए अनुच्छेद 48A, इसे कब जोड़ा गया है? तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया और इसको भैया 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान, लघु संविधान भी कहा जाता है। अनुच्छेद 49 में लिखा है जो राष्ट्रीय स्मारक स्थान होंगे वस्तुओं का संरक्षण होगा। जैसे कि राष्ट्रीय महत्व की चीजें हो गई, लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुआ, या हमारे मंदिर हुए बहुत जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं जैसे कि कोणार्क मंदिर है, बालाजी टेम्पल है, सिडनी मंदिर है, इनकी रक्षा उनका संरक्षण, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो गए, ठीक है, उनका संरक्षण। अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, इनका संरक्षण, इनकी रक्षा। क्लियर है जी चीजें? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे। लिख लिए या नहीं लिख पाए? नहीं लिखे कोई बात नहीं, आप बस मेरे साथ पढ़ते रहिए, पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी। चलिए देखिए शिखर कोहली जी, मेरा जो क्लास लेने का मन है वो इसीलिए है कि इन आर्टिकल से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, पॉलिटी से। ये तो मैं भैया कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं क्योंकि पॉलिटी लिमिटेड है और यहीं से आंसर्स आ रहे हैं। आप लोग मैं पिछले दिनों से काफी एनालाइज करा रहा हूं और आर्टिकल्स आ रहे हैं यहां से, इसीलिए मैंने ये क्लास ले ली है। अन्यथा मैं भैया आज फ्री रहता है ना, मेरा टाइम बचता, लेकिन मैंने सोचा क्यों आप लोगों का मैं 1 घंटे में 2 या 3 क्वेश्चन पूरे क्यों ना करा दूं, कराना चाहिए ना। चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 41 में है कुछ कार्यों में, कुछ स्थितियों में काम करने का अधिकार। 42 में प्रसूति सहायता। 43 में है मजदूरी के लिए उचित मजदूरी मिलना, काम के लिए उचित मजदूरी मिलना, जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिलना। ठीक है, 44 है। 44 में लिखा हुआ है कि भैया 44 अनुच्छेद को गोवा ने सर्वप्रथम लागू किया था। सिविल समान या समान संहिता, सिविल यूनिफॉर्म कोड है ना, समान नागरिक संहिता नहीं होगा, समान संहिता है। वो कहां पर है? लागू गोवा में। कहां पर लागू है? गोवा में। चलिए आगे आते हैं। अनुच्छेद 50, बेटा मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं, मैंने सारे नहीं लिए हैं। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द, या सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ये जुडिशियरी होती है और ये एग्जीक्यूटिव होती है। अनुच्छेद 50 में पूछा जाता है और ये भैया बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आर्टिकल 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। यदि किसी अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात आएगी तो ये डीपीएसपी में और ये यहां पर होंगे। कहां होंगे जी? अब बात ये आती है, यहां पर अब मैं इसको लिख दूं कि सर ये अनुच्छेद 51A है। अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A में क्या लिखा हुआ है कि मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51A में क्या लिखा है? मूल कर्तव्य। ये भैया यहां पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मूल कर्तव्य से पूछे गए हैं हर शिफ्ट में। ये भैया कब जोड़ा गया है? इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है जी। अब इसमें मैं बात करूं कि मूल संविधान में कुल कितने कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल, या मैं यहां पर यह कह दूं कि भैया सिफारिश कितनों की गई थी, कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितनों की सिफारिश की थी, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें 1976 में जोड़ा गया। सिफारिश हुई थी 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की, 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की। लेकिन जोड़े कितने गए? जोड़े जाते हैं 10। कितने जोड़े गए थे जी? 10 जोड़े गए। सिफारिश 8 की हुई थी, जोड़े गए थे 10। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में है जी 11। कितने हैं? 11। 11वां कब जोड़ा गया है? तो आप कहेंगे साहब 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, यानी कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, इनके लिए राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा ताकि उनको एजुकेशन मिल सके, उनको शिक्षा मिल सके। अनुच्छेद
52 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 52 में क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं? परवीन जी कह रहे हैं सर साथ में ये भी बताते चलें कि कौन सा आर्टिकल कितने से कितने सिटीजनशिप के अंदर आता है। सिटीजनशिप के अंदर कहां आएगा बेटा? सिटीजनशिप के अंदर तो केवल नागरिकता के अंदर तो केवल 5 से 11 आएंगे, 5 से 11 आएंगे। ये कहां आ जाएगा यहां पर? चलिए हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 53 में लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। किस में होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। कि साहब जो कार्यपालिका है संघ की, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो राष्ट्रपति में होंगी। यहां पर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा। कि साहब अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा या वोटिंग होती है। कैसे? इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं कि साहब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट सिस्टम के अकॉर्डिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, कि साहब इसका कार्यकाल कितना होता है जी? 5 साल का होता है। कितने वर्ष का होता है जी? 5 साल का। प्रथम बैठक से 5 साल का, जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। आर्टिकल को आत्मा, देखिए संविधान के अनुच्छेद 32 को सत्यनारायण मेहता जी, मैं बता दूं, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला। जबकि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आए, 2 प्रकार से क्वेश्चन आएगा। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे प्रस्तावना को। अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि संविधान के अनुच्छेद 32 को, संविधान के अनुच्छेद 32 को प्रस्ताव, संविधान अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पूछ लेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन स्पेशली पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा, तो संविधान की आत्मा कहा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। लिखें आगे, चलिए यहां पर लिखा अनुच्छेद 57, इसमें क्या है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए भैया? राष्ट्रपति के लिए। यानी कि राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति कब तक निर्वाचन लड़ सकता है, निर्वाचन कर सकता है, ये भैया राष्ट्रपति से संबंधित है। री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 58 है, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं यानी कि योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं चाहिए? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया राष्ट्रपति भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, 50 प्रस्तावक हो, 50 अनुमोदक हो। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी कि लाभ का पद ना हो, दिवालिया ना हो। ठीक है, अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। अनुच्छेद 61 में क्या लिखा हुआ? राष्ट्रपति पद पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका से। कहां से ली गई है? अमेरिका से, जिसे हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट बोलते हैं। समझ गए आप लोग? क्या बोलेंगे इसको? इम्पीचमेंट बोलेंगे। अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति के भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां, यानी कि फुलफिल द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट। फुलफिल द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफ द प्रेसिडेंट। अब बात यह आती है कि साहब इसमें लिखा है कि शॉर्ट में अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। राष्ट्रपति का पद यदि खाली है तो 6 महीने के अंदर अंदर भर जाना चाहिए, 6 माह के अंदर अंदर भर जाना चाहिए। ये आज्ञापक है। अनुच्छेद 63 में है भैया
अनुच्छेद 63 में लिखा है भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये चीज आप लोग पढ़ना। नेक्स्ट है जी 64 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के पदेन के रूप में, यानी कि क्या हो सकता है भैया, जो हम लोग बात करेंगे सर 58 और 59 में अंतर क्या है। 58 में योग्यता है, 58 में योग्यता है, 59 में उसकी शर्तें दी गई हैं, कंडीशंस दी गई हैं कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, बात करें साहब 65, अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य, यानी कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं साहब कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। कौन? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो आप लोग बताएंगे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो आप लोग बताना भैया बीवी गिरी थे। कौन थे? बीवी गिरी। देखिए जिस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, जिस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, उस समय भैया बीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने भैया कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला, इन्होंने अब त्याग पत्र दे दिया, ना तो राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति। इसके बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला, एम हिदायतुल्लाह। कौन? एम हिदायतुल्लाह। लिख लेंगे आप लोग एम हिदायतुल्लाह। चलिए हम लोग बात करेंगे साहब यहां पर 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। किसका? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति के पद्धति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? तो आप कहेंगे सर संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब क्या होगा? चाहे वो निर्वाचित हो, चाहे वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो। क्या हो? मनोनीत हो। ठीक है जी, लिख रहे हैं आप लोग। बेटा आप लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दो। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने। अनुच्छेद 68 यहां लिखा है कि उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन, यदि राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उसके लिए भैया उनकी पद रिक्ति के लिए निर्वाचन कराया जाएगा, और ये 6 महीने के अंदर करा लेना चाहिए। लेकिन ये आज्ञापक नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, राष्ट्रपति का मैंडेटरी है कि 6 महीने में कराना ही कराना होगा। चलिए नेक्स्ट है कि भैया उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 69 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 70 में क्या लिखा हुआ है कि अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। जब कभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे, उनका पद खाली है, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 70 के तहत मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह कार्य किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होंगे, निर्वाचन संबंधित विवाद, इन विवादों का जो होगा वो निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा जी? सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से, इलेक्शन से संबंधित कोई विवाद है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियां, ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। किसकी? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। राष्ट्रपति किसी की फांसी को, किसी की उम्र कैद को, ये सारी चीजें भैया अनुच्छेद 72 में आती हैं। अनुच्छेद 73 में क्या लिखा है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। देखिए हमने पढ़ा कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति है अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति में, लेकिन उनका विस्तार कौन से अनुच्छेद में है? उन शक्तियों का विस्तार कौन से अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इनको दिखाना, सतीश जी को नीचे करना। सतीश जी पढ़े थे आप कभी? ईमानदारी से बताओ, पढ़े थे? अनुच्छेद 324 आया, अनुच्छेद 5 आया, अनुच्छेद 21A आया, अनुच्छेद 42 आया, अनुच्छेद 16 आया। आपने पढ़ा था कभी? पढ़ना तो है नहीं, अब घर में आएगा क्या टीचर पढ़ाने आपको?
बकवास करने चले आते हैं। पढ़ लिया करो से यहां पर आराम से करो इनका इलाज। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां बात कर रहे हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या होगा, हम लोग यहां बात करेंगे कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। देखिए मंत्री परिषद का गठन अनुच्छेद 74 में किया जाएगा। किसमें? अनुच्छेद 74 में किया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग कि साहब ये क्वेश्चन भी आपका आया है, ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है। वो कह रहे हैं सर आपके में आया ही नहीं कुछ भी, पढ़ते हो नहीं हो, पढ़ते समय तो सोना बाबू मोना बाबू हैं, कहां से हो आप, कहां से बिलोंग करते हो हैं, पढ़ना वढ़ना होता नहीं है। चलो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, रहने दो। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के किसके बारे में बेटा? मंत्रियों के बारे में उपबंध है। यहां हम लोग बात करेंगे ये सारी चीजों को लेकर। क्या आ रहा है? देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, मंत्रियों की नियुक्ति होगी। किसकी? मंत्रियों की नियुक्ति। समझ रहे हैं आप लोग? नियुक्ति। ये सब कौन करता है जी? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 76 में लिखा है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है जी? अटॉर्नी जनरल। कि साहब अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। बताइए जल्दी से, वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। कौन कौन साथी बताएंगे भैया? चलिए लिख लिए होंगे आप लोगों ने। आगे बात करते हैं। मुझे बताना भी, मैंने पूछा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में। भारत सरकार के कार्य का संचालन। देखिए हम यहां पर बात करें कि भैया संघ के द्वारा, सरकार द्वारा जो भी काम किया जाएगा, सरकार द्वारा जो भी काम किया जाता है, सरकार द्वारा किया जाने वाला काम राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। जितने भी काम सरकार करेगी, जो कार्य का संचालन होगा, वो सब राष्ट्रपति के नाम से होगा। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है, पीएम का यह कर्तव्य है। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे सर पीएम का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सरकार के समस्त कार्यों की जानकारी दे। यानी कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे वो सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को दें। आर्टिकल 79 में है संसद का गठन, यानी कि अब पार्लियामेंट आ गई। अब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ते हैं कि साहब पार्लियामेंट का कौन से आर्टिकल में गठन दिया गया? आर्टिकल 79 में। इसमें कहा एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी और राष्ट्रपति भी इसी का अंग है। अनुच्छेद 80 क्या कहता है? राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना यानी कि हम लोग यहां पर यह भी पूछा गया था भी कि इसमें कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये कहां से लिया है मनोनीत करने की व्यवस्था? आयरलैंड से या कनाडा से? जल्दी जल्दी से बता दो कि साहब ये कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, सामाजिक सेवा से हो सकते हैं, सामाजिक सेवा से हो सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र से हो सकते हैं। किसके क्षेत्र से? साहित्य के क्षेत्र से। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की सीटों की संख्या है, लोकसभा की संरचना है। और मैं आपको बता दूं मेरे बेटा कि अनुच्छेद 81 में अभी संशोधन नहीं हुआ है, तो सीटों की संख्या 552 ही रहेगी। अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें संशोधन नहीं हुआ। केवल अनुच्छेद 331 को हटाया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा केवल अनुच्छेद 331 को हटाया गया है। अनुच्छेद 81 में कुछ भी छेड़खानी नहीं हुई। मूल संविधान में 500 सीटें थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया, सीटों की संख्या 525 हो गई। फिर 31वां संविधान संशोधन 1974 हुआ,
सीटों की संख्या 545 हो गई। उसके बाद गोवा दीव दमन पुनर्गठन अधिनियम 1987 आया, अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो गई। बहुत सारे यूट्यूब पर बता रहे हैं 550 550, मैं बता दूं कि 552 है। 2021 पैट एग्जाम, यूपीएसआई एग्जाम, 552 ही मांगी है, उनमें 552 को ही सही माना गया, 550 को नहीं। यह कह सकते हैं कि वर्तमान में 543 सीटें हैं, वर्तमान में 543 सीटें हैं। समझ गए आप? बेटा मैं फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर यहां पर संशोधन होता तब कहते कि 550 है, अभी 552 है, ठीक है जी। एंग्लो इंडियन हट गए हैं अनुच्छेद 331 के तहत, मैंने बता दिया। हां जी, दोनों होगा तब भी 552 ही करेक्ट है। मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 550 भी आ जाए तब भी आपको 552 ही टिक करना है, क्योंकि अनुच्छेद 331 हटाया गया है, जो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे लोकसभा में। क्लियर? लेकिन अनुच्छेद 81 में तो कोई संशोधन नहीं हुआ। जब अनुच्छेद 81 में संशोधन नहीं हुआ तो सीटों की संख्या कैसे कम हो सकती है? बताओ, कैसे कम हो सकती है? नहीं हो सकती ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अंकुर गुजर कह रहे हैं सर बता दो मूक टेस्ट के बारे में। प्लीज, किस मूक टेस्ट की बात कर रहे हैं बाबू आप? चलिए, लिख लिया आप लोगों ने। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद 83 की बात करते हैं। अनुच्छेद 83 में है संसद के सदनों की अवधि, यानी कि कार्यकाल। अगर मैं लोकसभा की बात करूं, तो लोकसभा का कार्यकाल जनरली है 5 साल। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा तो भैया स्थायी है। राज्यसभा क्या है? ये तो स्थायी है, तो इसका तो कोई कार्यकाल होगा नहीं। हां, इसके सदस्यों का कार्यकाल जरूर होगा। इसके सदस्यों का कार्यकाल है बेटा 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष कार्यकाल है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार। इसके बाद भैया 84 में इसमें लिखा सदस्यों के लिए अहर्ता। अहर्ता का मतलब होता है योग्यता, क्वालिफिकेशन। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए, लोकसभा के लिए भारत का नागरिक 25 वर्ष की आयु, राज्यसभा के लिए भारत का नागरिक और 30 वर्ष आयु। कितना वर्ष? 30 वर्ष आयु। ठीक है, लिख रहे हैं आप लोग। अब यहां पर आता है अनुच्छेद 85, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, यानी कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है, विघटित कर सकता है। ठीक है जी। अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 में अभिभाषण है कि भैया वो अपना भाषण दे सकता है। और यहां 86 और लिख लेना, 86 में लिखा है कि राष्ट्रपति अपना मैसेज संसद में भेज सकता है, यानी कि संदेश, अपना संदेश भेज सकता है संसद में। 87 में राष्ट्रपति का भाषण होता है, जिस भाषण को राष्ट्रपति नहीं लिखता, मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। सर इस रविवार को ग्रुप डी का मॉक टेस्ट डलवा देना सर से। बात कर लेंगे बेटा, बात कर लेंगे। ये दिखाना, ये क्या कह रहे हैं सर? एजी सुनिए गुरुजी, पैट 2021 में सीट 500 ही ठीक माना गया। कहां से पढ़ते हो? 552 माना गया बाबू, 552 माना गया। 500 तो माने नहीं जा सकता, 500 तो किसी कीमत पे नहीं माना जा सकता। हां, अगर पूछा गया होगा कि मूल संविधान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी थी, तब कह सकते हैं 500। लेकिन क्वेश्चन तो आया था कि संविधान में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी थी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। अपर हाउस तो बेटा स्थाई है ना, ये तो स्थाई सदन है, इसको तो कभी भंग नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 88 में लिखा है सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार, यानी कि जो मंत्री होंगे, महान्यायवादी होगा, ये संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। क्या कर सकता है जी? कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 89 क्या कहता है कि राज्यसभा का जो सभापति और उपसभापति के बारे में है कि भैया राज्यसभा का जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। एजी सुनो,
दीपक जी वैसे कौन है जो ए जी सुनो जी बोल रहा है? बेटा देख लीजिए इसमें। हाँ चलिए। हाँ अब तो बीवियां भी नहीं बोलती ए जी सुनो, अब तो बीवियां भी कहती हैं हाँ मुझे मार्केट जाना है, रुपए दे रहे हो नहीं दे रहे, हाँ सुनो, ऐसे तेज आवाज में। बीवियां भी नहीं कहती अब तो एजी पेजी तो खत्म हो गए, अब तो नाम आते हैं सीधे कि हाँ अजीत रुपए दे रहा ना दे रहा, मतलब ऐसे तो खैर नहीं कहा जाता, ऐसे जरूर कहा जाता है कि हाँ अजीत रुपए दे दो मुझे मार्केट जाना है। नहीं देना होता तो वॉलेट में से कार्ड निकाल लिया जाता है। आजकल एजी वाला तो मतलब ही खत्म हुआ है, आजकल एजी वाला तो मतलब ही खत्म है, समझ रहे हो आप लोग? हाँ तभी तो कह रहा हूं बेटा सोच समझ के शादी करना, जेब में पैसा है तो सब कुछ है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ सब पढ़ लिख गए, अब एजी बेजी कोई ना बोलता, अब तो डायरेक्ट आता है जी कि अजीत मुझे मार्केट जाना है रुपए दे दो, रुपए भी नहीं सिंपल कि तुम्हारा वॉलेट कहां रखा है, कार्ड निकाला जाता है सीधा अब तो। हाँ और कार्ड भी ना निकालो तो मोबाइल लेते हैं, मोबाइल लिए और अपने फोन में कर लिया ट्रांसफर फोन पे से या गूगल पे से, अब तो खत्म हो गई वो चीजें। और पासवर्ड ना बताओ तो ये होता है बीबी से ही पासवर्ड नहीं बताया जा रहा, मोबाइल का पासवर्ड छिपा लो तो होता हाँ क्यों पासवर्ड बनाया है, चेंज क्यों कर दिया, बहुत सारी चीजें मेरे शेरो। अभी तो क्या है, अभी तो आप लोग चल रही है जिंदगी, यहां पे आ जाओ। हाँ चलिए आगे बात करते हैं। लिख लिया 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, तो भैया राज्यसभा में तो एक सभापति होगा एक उपसभापति होगा। वर्तमान सभापति कौन है, वर्तमान सभापति कौन है? अभी नए उपराष्ट्रपति बने हैं, कौन है? जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी भैया इस समय वर्तमान उपसभापति हैं। 93 में क्या लिखा हुआ है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा एक उपाध्यक्ष होगा। अच्छा यहां पर इनको कौन चुनता है जी, इनको कौन चुनता है? तो आप कहेंगे साहब लोकसभा सदस्य। कौन? लोकसभा सदस्य, ठीक है जी। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर आ जाए, एक क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम अगर पूछ ले प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है जी? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं जी। तो आप लोग बताना साहब प्रोटेम स्पीकर कब चुना जाता है? जब नई लोकसभा बनती है उस समय प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। और जो अभी 17वीं लोकसभा थी इसमें नरेंद्र कुमार को भैया क्या चुना? वीरेंद्र सिंह को प्रोटेम स्पीकर चुना गया था, ठीक है जी। हाँ अब एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है जी अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। जब भैया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है अनुच्छेद 94 में आता है। और भैया 95 में लिखा है अध्यक्ष के कर्तव्यों की शक्तियां। ये भैया लोकसभा की बात हो रही है मेरे बच्चों, किसकी? लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात हो रही है, अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करना। 96 में लिखा जब लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब वह लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता, पीठासीन नहीं होगा। यानी कि जब कभी भी स्पीकर को हटाने के लिए भैया संकल्प लाया जाए तो वह लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। 97 में लिखा है सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते कि साहब वेतन और भत्ते कितने हैं? तो आप कहेंगे साहब 4 लाख रुपए मिलते हैं। कितने? 4 लाख रुपए मिलते हैं। सभापति को यानी कि उपराष्ट्रपति को 4 लाख मिलते हैं, अध्यक्ष महोदय को 4-4 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेना। जितने भी संसद के सदस्य होंगे चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों उन्हें शपथ दिलाई जाती है आर्टिकल 99 में। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा यह बैठक बुलाई जाती है। साधारण विधेयक पर जब भैया यहां पर साधारण लिखना आवश्यक है
क्योंकि हमेशा साधारण विधेयक पर ही ये बैठक बुलाई जाती है, साधारण विधेयक पर ही ये बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट है जी साहब अनुच्छेद 109 में धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 109 के तहत ही धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। स्पीकर अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात करें अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, मनी बिल की डेफिनेशन आर्टिकल 110 में है। और 111 में भैया विधेयकों पर अनुमति देना राष्ट्रपति कौन देता है जी? राष्ट्रपति अपनी अनुमति देता है। ठीक है जी, कौन देता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसे हम बजट कहते हैं आम भाषा में। आम भाषा में हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। ठीक है। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है कि साहब संसद की भाषा, यहां पर आता है संसद की भाषा, अनुच्छेद 120 में है। अनुच्छेद 123 में लिखा है कि संसद, जब संसद के कोई सदन ना चल रहा हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। ठीक है जी। और इसकी वही पावर होती है जो भैया संसद के द्वारा बनाए गए कानून की होती है। 124 में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। और आज शाम 5 बजे पॉलिटी की क्लास में मैं सुप्रीम कोर्ट डिटेल में कराने वाला हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में कराने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ दे दूंगा बेटा, पीडीएफ दे दूंगा, प्लीज टेंशन मत लो, पीडीएफ दे दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुच्छेद 125 में लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों का वेतन, सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। ठीक है जी। अनुच्छेद 126 में कार्य 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 लिखा है यहां पर, तो आप क्या कहेंगे साहब? यहां लिखा है, देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। किसकी? कार्यकारी। किसकी बेटा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जब कभी मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाती है, जिसे हम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं। इसको हम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। यहां पर है तदर्व 123 में एडोक जज की नियुक्ति होती है। किसकी? एडोक जज। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति तदर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कोरम पूरा ना हो, जब कोरम पूरा ना हो, गढ़ पूर्ति ना हो, ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय यानी कि जिसे हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है रिकॉर्ड कोर्ट, यानी कि जितने भी काम किए जाते हैं उनका रिकॉर्ड न्यायालय अपने पास रखता है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान, और भारत में अब तक केवल 2 जगह पर है, अब तक केवल 2 जगह पर बैठक हुई थी, एक तो श्रीनगर में, एक श्रीनगर में और एक हैदराबाद में, एक हैदराबाद में। और ऐसा राष्ट्रपति की सलाह पर या राष्ट्रपति की स्वीकृति पर ही कौन कर सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता यानी कि जुडिशियरी पावर किस में आ जाएगा? जुडिक्शन सिस्टम। बिल्कुल। नेक्स्ट है अनुच्छेद 137 में निर्णय एवं आदेशों का पुनरावलोकन, यानी कि हम यहां कह सकते हैं कि साहब न्यायिक पुनरावलोकन, इसको हम क्या कह सकते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। 143 में लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 में भैया क्या कर सकता है? सलाह मशवरा सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी बोलते हैं, सीएजी कौन है वर्तमान में? बताइए कौन नियुक्ति करेगा? तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कौन करेंगे जी? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल। 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियां।
155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष, वैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है जी, पर्यंत, ये आप लोग जरूर याद रखना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः तो 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, आपको इसी को टिक करना होगा। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यताएं कि साहब क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो। 158 में राज्यपाल के लिए शर्तें दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। 159 में राज्यपाल के द्वारा शपथ, अनुच्छेद 159 में है भैया शपथ राज्यपाल की। 163 में है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, ये राज्य मंत्री परिषद होगी, क्या होगी? राज्य मंत्री परिषद। 164 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 164 में सीएम प्लस मिनिस्टर्स की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मिनिस्टर्स की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए लिख लिया आप लोग, चलिए लिख लिया आप लोग, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, लिख लिया। शपथ कौन दिलाएगा बेटा, बताओ आप लोग मुझे। तो शपथ बेटा राज्यपाल को कौन दिलाता है जी? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, जनरल। बिल्कुल बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 166 की राज्य सरकार का संचालन। देखिए अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार का संचालन, यानी कि जितने भी काम किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से होंगे। राज्य सरकार का संचालन अनुच्छेद 166 में है। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के मामले में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, जैसे कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य थे अनुच्छेद 78 में, वैसे ही 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य होंगे कि वह राज्यपाल को राज्य सरकार के सभी कार्यों की जानकारी दे। अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडल का गठन, किसका? विधानमंडल का। 170 में विधानसभा की संरचना, विधानसभा का गठन। 177 में विधान परिषद की संरचना। 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि कितनी होती है? जैसे कि राज्य विधानसभा, विधानसभा है, विधानसभा, विधानसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष, और विधान परिषद, विधान परिषद ये भी स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, यानी कि स्पीच, जिस स्पीच को वो राज्य विधानमंडल में देगा, यह स्पीच राज्य मंत्री परिषद के द्वारा लिखी जाएगी। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग? यहां पर ये हमने पढ़ लिया। अगर विधान परिषद का गठन होता तो आर्टिकल 169 में विधान परिषद का गठन संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अनुच्छेद 177 है सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भैया उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 178 में। 179 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने से उन्हें हटाया जा सकता है। 180 में अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्तियां, ये आप लोग पढ़ लें। ठीक है, नेक्स्ट भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने लिख दिए हैं आप लोगों को, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट यहां लीजिए। अनुच्छेद 188 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। देखिए सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। 199 में धन विधेयक है, क्या है जी? धन विधेयक, धन विधेयक है। धन विधेयक की परिभाषा है। 200 में है विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। राज्यपाल अनुमति दे भी सकता है, नहीं भी देगा। 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो भैया विधानसभा में पेश किया जाता है। कहाँ? विधानसभा में जो बजट पेश किया जाता है। विधानसभा में राज्यपाल
के समक्ष ये पेश किया जाता है। 213 में है राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी करता है, जैसे कि राष्ट्रपति जारी करता है ऑर्डिनेंस। क्या जारी करता है जी? ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट है जी कि 214 बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका आया था राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 में है भैया अभिलेख न्यायालय, यानी कि ये भी सारे काम रिकॉर्ड करेगा। 216 में उच्च न्यायालय का गठन है। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है। और भैया 221 में न्यायाधीशों का वेतन है। और 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का ट्रांसफर है। क्या है जी? ट्रांसफर है। ये मैं हाई कोर्ट बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट बता चुका हूं, मैं हाई कोर्ट की चर्चा कर रहा हूं। और तेज कराऊं या इतना काफी है? तेज कराओ। ट्रेन छूट रही है। आर्टिकल वाले भी आ रहे हैं। ट्रेन छूट रही है, कहीं जाना है? टाइम दे के आए किसी को? डेट पे जाना है कहीं? है? बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल सफिशिएंट, इससे बाहर नहीं आएगा। अच्छा, एक आ गए। मिस विश्वकर्मा कह रहे हैं तनिक तेज। अरे तनिक काम तो पूरा ही तेज कर दे रहे हैं। जाए याद तो होएगा ना, फिर जब याद ही ना होएगा तो पढ़ने से फायदा क्या होएगा, जो बताओ मुझे, हैं? चलिए, आर्टिकल 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मूर्ति की नियुक्ति। न्यायाधीश मूर्ति नहीं होता है, ये देख रहे हैं टाइपिंग में थोड़ा सा, न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी? न्यायमूर्ति होता है। न्यायमूर्ति की नियुक्ति कर लो, जिसे हम न्यायाधीश कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायाधीश। यानी कि जब भैया हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ना हो तो ऐसी स्थिति में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। 226 में रिट निकालने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति होगी। क्या जारी करने की शक्ति होगी जी? रिट जारी करने की शक्ति होगी। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का अपना है और जम्मू कश्मीर का अपना है। ठीक है जी। चलिए, रोशनी कह रहे हैं वैसे भी सर जी आपके पास गुस्सा हमेशा भी ज़्यादा है, हमसे भी ज़्यादा है। अरे वाह, मैं तो गुस्सा करता ही नहीं बेटा, मैं तो गुस्सा करता ही नहीं। चलिए, नेक्स्ट आते हैं 243। बहुत महत्वपूर्ण है जी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर उसमें आ रहा है पंचायत राज। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। पंचायत नगर पालिकाओं एवं सहकारी समितियों से संबंधित है 243। अब 243 पंचायत से संबंधित हो जाएगा, 243 से लेकर 243 ओ तक। नगर पालिकाओं से संबंधित हो जाएगा 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। सहकारी समिति भैया 243 कहाँ से कहाँ तक होगा एक बार देख लेना। मैंने कल कराया भी था आप लोगों को, कल कराया था कि इसको कब जोड़ा गया है। तो इसको 57वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है और इसको नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 1992 किसके द्वारा? 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 1992। अब यहाँ पर ये मुझे नहीं याद आ रहा है कि 243 कहाँ से, जेड से लेकर है, 243 जेड टी से लेकर है, जेड एस से लेकर है। एक बार चेक करना पड़ेगा इसको, है ना। चलिए, अनुसूचित क्षेत्रों और व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किसमें? अनुच्छेद 244 में इंपॉर्टेंट है। 248 में अपशिष्ट विधायी शक्तियां होंगी। क्या होंगी? विधायी शक्तियां हो जाएंगी। 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा। 262 में अंतर्राज्यिक नदियों व नदी दूनों के
नदी दोनों के जल संबंधित विवादों का विवरण होगा कि जब दो राज्यों में जल विवाद होता है तो वो किस में होगा। पहला चुनाव कहाँ हुआ था गुरुजी? देखिए, अगर मैं बात करूं पंचायत राज को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है, 73वें संविधान को लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भैया 263 में क्या है? अंतरराज्यीय विकास परिषद। अंतरराज्यीय विकास परिषद का गठन 263 में है। 266 में संचित निधि है। 200 कॉन्सुलेटेड फंड, 267 में आकस्मिकता निधि है। 280 में वित्त आयोग है। 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें हैं और 300 में संपत्ति का अधिकार है। इसे हम 300A लिखेंगे और इसको हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा है। ठीक है, 301 में व्यापार वाणिज्य और संगमन की स्वतंत्रता है। 315 में संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। संघ एवं राज्यों के लिए, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ व राज्यों के लिए होगा ये, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट है 316 में सदस्यों की नियुक्ति व पदोन्नति। 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से हटाना या निलंबित करना। 320 में लोक सेवा आयोग के कर्तव्य और 323 में प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 323A है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। 324 में है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन व आयोग का निर्वहन करना, यानी कि सिंपल पढ़ सकते हैं कि साहब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है। ये भी आपके आरआरबी ग्रुप डी में आया है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 332 में राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान होंगे। अब भैया अनुच्छेद 334 में क्या है? अनुच्छेद 334 में है भैया इनसे संबंधित आरक्षण और इसी में संशोधन होता है। इसी में संशोधन फिर से कर दिया गया भैया, 104वां संविधान संशोधन किया गया, 95वां संविधान संशोधन कर दिया गया। ठीक है जी, सैम स्मिथ जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद, स्वीकार है आपका भैया। चलिए ये पढ़ लिया। अब 343 संघ की भाषा, ये भी आपके एग्जाम में आ गया, ये भी आ चुका है। राजभाषा आयोग के संबंध में ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में, एक मित्र कह रहे थे आया क्या है। 350 का है प्राथमिक स्तर और मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधाएं हैं। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए है भैया, ये इसको भी याद कर लो, ये सारी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। 352 में आपातकाल की उद्घोषणा है जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहेंगे। 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर क्या है भैया, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है। क्या लगता है जी? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, 360 में वित्तीय आपातकाल का उपबंध एक बार भी नहीं लगा। ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। ये हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। ठीक है जी, कहाँ से? जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट है 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संसद की शक्ति। ये हमने अफ्रीका के संविधान से लिया है। कहाँ से? अफ्रीका के संविधान से। 77 में है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में कुछ उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, तो यही हम लोग भैया इतना पढ़े थे आज। तो उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो सभी लोग, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहन जितने भी लाइव देख रहे हैं, इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।